है इसमें फुल नंबर आने चाहिए, देखो सबके ना फिस्कल पॉलिसी है बेटा, ध्यान देना है ना। चलो तो क्या है, कोर्स इतना ज्यादा बना रखा है, आपको समझना है कि काम बहुत ज्यादा है, तो बार बार पढ़ो। क्या होता है, मैक्रो का जो रिवीजन है वो करने में लगता है टाइम, उसको आप अभी अभी साथ साथ करते जाओ। जैसे अभी मैंने आपको मैक्रो में क्या क्या पढ़ा दिया, जैसे चैप्टर 6 अपन ने पढ़ लिया, चैप्टर 8 पढ़ लिया, ये अभी भी 2 बचे हैं, तो अभी ये जो 2 साथ में पढ़ा रहा हूँ इसको साथ में ही पढ़ लेना, तो आपका काफ़ी जो टेंशन है वो कम हो जाएगा, है ना। बहुत टेंशन कम हो जाता है, तो इसको साथ साथ फिनिश करो, ठीक है। देखो अभी फिर आएंगे 40 दिन, फिर सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अभी, लेकिन बस ये है कि अपन जितना जितना करे जा रहे हैं कंप्लीट करते जाओ उसको, है ना। देखो सब लोग, तो अभी अपन पढ़ रहे थे, कल अपन स्टार्ट किया था फिस्कल फंक्शंस, कहाँ गया, चैप्टर 7। देखो पब्लिक फाइनेंस पढ़ रहे हैं अपन, एक ही लेक्चर हुआ है, कल किस किस का मिस हुआ था, आपका, आप तो आए थे, है ना, आपका मिस हुआ था, आप नहीं आए थे कल, आए तो थे, परसों आए होगे अच्छा, तो और कौन नहीं आया था, क्यों नहीं आए थे, तो ये क्या बात है वो अच्छा अच्छा, ठीक है, अब थोड़ी स्कूल जाते हैं, अब तो पास हो गए, अच्छा अच्छा फिर ठीक है। चलो तो याद रखना, वो फिनिश कर लेना, करा नहीं फिर फिनिश, देख लिया था, चलो बढ़िया है, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा सब लोग, कल मैंने स्टार्ट किया था, ये क्या नाम है इसका, फिस्कल फंक्शंस, ठीक है। इसकी स्टोरी के लिए हमेशा आपको बैकवर्ड जाना पड़ता है, कहाँ पे, यूएस और यूके, मतलब ये जो पूरा चैप्टर है या ये पूरी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बताया जाता है, कल भी मैंने बोला था शायद, क्या मान के पढ़ाया जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हुए हैं। अपन फर्स्ट चैप्टर सबने पढ़ा है, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, सबके अपने फायदे नुकसान हैं। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ाई जा रही है प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ाया जा रहा है चैप्टर्स के अंदर, क्या मान के पढ़ाया जा रहा है, मोस्टली कौन से देशों के बारे में, कौन सी इकोनॉमी के बारे में, कैपिटलिस्ट की इकोनॉमी के हिसाब से पढ़ाया जाता है। समझ रहे हो कि वहां क्या प्रॉब्लम्स, इश्यूज आती हैं, वैसे ही तो पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो, हमारी एजुकेशन सारी कौन सी है, ब्रिटिश एजुकेशन ही तो है, ब्रिटिश काउंसिल की दी गई है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स ही तो, ये इकोनॉमिक्स की जो बुक्स वगैरह हैं, ऑल दीज आर डेवलप्ड क्या सोच के बनाई गई हैं, सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोच के बनाई गई हैं। लास्ट वाला चैप्टर है सिर्फ इंडियन इकोनॉमी का, वो भारत के बारे में है, बाकी सब भारत के बारे में थोड़ना है। समझ में आ गई मेरी बात। तो चलो, तो मैंने कल स्टार्ट किया था पब्लिक फाइनेंस, और मैंने क्या कहा था, गवर्नमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं, 3, कौन कौन से, एलोकेशन, एलोकेशन किस चीज का, रिसोर्स एलोकेशन, गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए, एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन करना चाहिए, 3 फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए। ऐसा कौन कहता है, रिचर्ड मसग्रेव। गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं वो 3 सेपरेट पार्ट्स में उसने बांटे हैं, उसकी 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी याद करो, मैंने कहा था बुक है उसकी, है ना। उसने मतलब ये बताया था कि गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं वो ये 3 प्रकार के गवर्नमेंट के इकोनॉमिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। कल हमने कौन सा पढ़ लिया था इनमें से, एलोकेशन फंक्शन परफॉर्म पढ़ लिया था पूरा का पूरा। एलोकेशन फंक्शन क्या होता है, किसके बारे में होता है, सर रिसोर्सेज के एलोकेशन के बारे में, क्योंकि ठीक से कौन एलोकेट नहीं करता, सर मार्केट या प्राइवेट सेक्टर है वो ठीक से एलोकेट नहीं करता, वो बेसिकली जो प्राइवेट गुड्स है जिसमें उसको मुनाफा दिखता है वो वाले गुड्स तो वो एडिक्वेटली प्रोड्यूस करता है, लेकिन कहाँ कमी छोड़ देता है, सोशल गुड्स में, जिनकी समाज को जरूरत है वो वाले गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता। तो कौन कर देगा, गवर्नमेंट कर देगा। तो इससे देश में क्या आ जाती है, एफिशिएंसी, द वर्ड इज एफिशिएंसी। समझ में आई मेरी बात। फिर हमने पढ़ा था सर ये क्यों फेल हो जाता है प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि सर ये सारे रीजंस होते हैं। समझ में आ गया। दुनिया में एक्चुअली मार्केट्स होते कैसे हैं, कैसे मार्केट्स है असली में दुनिया में, आप बताओ, आपके देश में भी तो ऐसे ही हैं, ज्यादातर ओलिगोपोलीज हैं, ज्यादातर चीजों में ओलिगोपोलीज है, मोनोपोलीज है, मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोलीज है। परफेक्ट कंपटीशन कहीं पे होता है क्या, परफेक्ट में क्या होता था सर, एकदम सारी चीजें एकदम परफेक्ट, क्या दुनिया में होता है परफेक्ट कंपटीशन, नेवर एग्जिस्ट सर। इन रियलिटी द कॉम्पिटिशन्स आर ऑलवेज इम्परफेक्ट, हमेशा मोनोपोलीज हैं, ओलिगोपोलीज हैं। जानबूझ के क्या बनाया जाता है, जानबूझ के, बोलो कल बताया था मैंने, जानबूझ के कम बनाया जाता है और हायर प्राइसेस चार्ज करी जाती है। सोचो मार्केट्स में कब एफिशिएंसी होगी, जब सबसे सही प्राइस चार्ज करी जाए, हर गुड की प्राइसेस क्या हो, राइट,
करेक्ट प्राइसेस करेक्ट क्वांटिटी बनाई जाए, लेकिन दोनों ही नहीं होता। क्या होता है असली में रियलिटी में सर? जानबूझ के अंडर प्रोडक्शन किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है आउटपुट को, और जानबूझ के हाई प्राइसेस चार्ज करी जाती हैं। तो इनको कौन ठीक करवाता है फिर? गवर्नमेंट। जो अच्छे गुड्स हैं, जिसको प्रमोट करना है, उस पर सरकार क्या देती है आपको? सब्सिडीज। सब्सिडीज देने से प्राइस क्या हो जाती है? कम। देख लो, प्राइस लोअर करवा दिया ना उसने। ऐसे ही कई सर जो बुरे गुड्स उसे डिस्करेज करना है, डीमेरिट गुड्स को, गवर्नमेंट उन पे क्या लगा देती है? टैक्स। तो उनकी प्राइस और महंगा करवा देती है, जिससे वो क्या हो जाए? उसकी डिमांड कम। तो देखो गवर्नमेंट कर रही है ना इंटरवेंशन मार्केट के अंदर। जिनको प्रमोट करना है उनको करवा रही है, जिनको डिस्करेज कराना है उनको करवा रही है। सही है कि नहीं है? ये तो बात है। चलो सर, तो ये तो हमने बेटा कल पढ़ लिया था गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करनी है। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ये इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जांपल्स कि गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करती है। गवर्नमेंट खुद मेरिट गुड्स प्रोवाइड करेगी, समझ रहे हो। करेक्टिव मेजर्स उठाती है गवर्नमेंट, काय के लिए? एक्सटर्नलिटीज को ठीक करने के लिए। एक्सटर्नलिटीज बताया था, यमुना वाला एग्जांपल, समझ रहे हो। तो सर वो प्राइवेट सेक्टर तो रायता फैला देता है पूरा का पूरा। सर यमुना नदी को गंदा करे जा रहा है, जिससे कि आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनको बीमारियां लग गई, तो उनके कंजम्पशन पे प्रभाव आता है, समझ रहे हो। मान लो ये लोग हैं यमुना के आसपास के गांव में रहते हैं, तो इन बेचारों को तो सर वो पानी वानी वहाँ का सारा क्या हो गया? पॉइजनस हो गया। इनका जो क्या बोलते हैं, इनको गंदा पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से इनकी फसलें भी खराब हो गई। तो सोचो, मान लो फार्मर्स थे तो इनका प्रोडक्शन क्या हो गया? खराब। साथ में कंज्यूमर्स भी तो थे सर इन गंदे पानी पीने की वजह से इनको क्या लग गई? लेट से कोई ना कोई हैजार्डस बीमारियां लग गई, डिजीज लग गई। तो सर यही तो है, काम उन्होंने किया, उनका नेगेटिव एक्सटर्नलिटी किसको भुगतना पड़ रहा है? इनको। तो सर कौन कंपनसेट करवाएगा इसके लिए? गवर्नमेंट। कौन उनकी वो गलतियों को ठीक करेगा? प्राइवेट सेक्टर की। गवर्नमेंट। कैसे? गवर्नमेंट क्या उठाती है? करेक्टिव मेजर्स लगाती है। टैक्स, पॉल्यूशन टैक्स बोलते हैं उसको, पिगोवियन टैक्स भी बोलते हैं, तो लगाएगी उसके ऊपर, समझ लो। दोज आर क्रिएटिंग, तो कई बार टैक्सेस लगाती है, कई बार खुद क्लीन करने की कोशिश करती है। क्लीन यमुना मिशन, क्लीन गंगा मिशन करती है ना गवर्नमेंट। सोचो, रायता वो लोग फैला रहे हैं, गंदा वो लोग कर रहे हैं, और साफ सरकार कर रही है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यही तो बात है। आज गंगा है, गंगा गंगा को गंदा कौन करता है? आम आदमी। साफ कौन कर रहा है? सरकार। देख लो आप, है ना। तो बात यही तो है। तो जहां नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है, सरकार उसे क्या करती है? करेक्ट करती है। तो ये सारे कदम उठाती है सरकार। कल पढ़ा था अपन ने ये सारा, है ना, देख लेना इसको। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और स्टेबलाइजेशन फंक्शन। बड़ा आसान है, ढंग से सुनिएगा। किसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम? किसका कर रहे हैं? बोलो बोलो, जोर से बोलो। इनकम। सही बात है, ये तो सुनना चाह रहा था मैं। एलोकेशन किसका कर रहे थे? हाँ। रीडिस्ट्रीब्यूशन किसका कर रहे हैं? क्यों, ठीक से नहीं होता क्या? नहीं सर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? आपने डिसएडवांटेजेस में पढ़ाया था। मैंने क्या पढ़ाया था डिसएडवांटेजेस में आपको? कि ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। बहुत ज्यादा इनकम गैप आ जाता है बिटवीन द रिच एंड पुअर। समझ लो, कैपिटलिस्ट के डीमेरिट्स में पहले नंबर पे था ये। समाज में क्या आ जाती है सर? सोशल इनजस्टिस। इट इज अ सोशल इनजस्टिस। सर अमीर तो अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब ही है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम होता ही नहीं है। तो कौन ठीक करता है उसको? कौन ठीक करता है? गवर्नमेंट। कैसे करेगा सर? समाज में बराबरी कैसे लाएगा? अमीर तो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब ही हैं, तो कैसे इनको बराबरी तक लाएंगे? क्या करेगी सरकार? सिर्फ दो काम, मजाक नहीं कर रहा, एक्चुअली इसमें दो ही काम होते हैं बस। अमीरों पे क्या लगाना? टैक्सेस। गरीबों को क्या देना? उन टैक्सेस से जो पैसा आएगा, जो रेवेन्यू आएगा, उसको किधर लगाएगी सरकार? ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर टू क्रिएट थिंग्स फॉर पुअर पीपल। समझ रहे हो? टू क्रिएट फ्री एजुकेशन, टू फ्री हॉस्पिटल्स, फ्री एजुकेशन, उनको सब्सिडाइज्ड रेट पर मकान दिलवाना। समझ रहे हो? जेडीए भी तो फ्लैट्स देता है गरीबों को, ऐसी बात थोड़ी ना है। तो ये सब करती है गवर्नमेंट। ये कहाँ होता है सर? ये सब दोनों चीजें बजट में। किसके थ्रू करती है गवर्नमेंट? बजट के थ्रू। हर साल बजट में यही तो होता है। अमीरों पे टैक्सेस पुट करती है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? जिसकी ज्यादा इनकम वो ज्यादा टैक्स देगा, तो उनसे टैक्स लेकर के फिर सरकार क्या देती है गरीबों को? बजट के अंदर सुविधाएं देती है, उनके लिए प्रोजेक्ट्स बनाती है, उनके लिए फायदे देती है, पब्लिक यूटिलिटीज करती है। तो बस ये क्या होता है? गवर्नमेंट का रीडिस्ट्रीब्यूटिव रोल। अमीर से लेके किसको देना? तो अपने आप ये क्या होगा? समाज में क्या आएगी? बराबरी। देख लो आप। तो ये किसका सोच के चल रहे हैं हम?
कैपिटलिस्ट का। सोचो वहां पे तो बहुत ज्यादा है अमीर, तो बहुत ज्यादा अमीर, और गरीब बिल्कुल ही गरीब ही है। मजाक नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा। या तो अमेरिका में दो ही टाइप के लोग हैं, या तो अमीर ही बहुत ज्यादा है, या तो अमीर ही अमीर तगड़े हैं, या गरीब भी हैं तो बहुत खतरनाक वाले गरीब हैं। फिर वो बहुत ही गंदे वाले गरीब है, रोडों पे पड़े रहते हैं, रोडों पे साइड में लेटे हुए हैं, बिल्कुल ही गरीब हैं, नहाए धोए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है, हालत खराब हुई जा रही है, ड्रगीज हैं, बहुत ज्यादा एडिक्ट्स हैं। समझ रहे हो? आज आप लोग भारत के इंडिया में नॉर्मली आप बोलते हो इंडिया सेफ नहीं है, कभी जाना आप न्यूयॉर्क, पता लगेगा आपको कि न्यूयॉर्क भी सेफ नहीं है। सन में आ गया? रात को कहीं भी सेफ नहीं है भाई दुनिया में, रात, और वहां तो और ज्यादा सेफ नहीं है, आपके फिर भी सेफ है, बता दूं मैं आपको। न्यूयॉर्क में आप जो रेलवे का जो टनल्स होते हैं, समझ रहे हो, नीचे मेट्रो स्टेशन होते हैं, उनमें आप जा ही नहीं सकते हो। न्यूयॉर्क की बात बता रहा हूँ, न्यूयॉर्क में भाई साहब भरी भयंकर गंदगी, समझ रहे हो, सूसू कर देते हैं वहीं पे भाई साहब, टॉयलेट तक जाने की भी जहमत नहीं उठा रहे, वहीं पे गंदगी पड़ी हुई है, फिर नीचे से आप क्रॉस नहीं कर सकते, वहां पे कोई ना कोई लूट लेगा आपको। प्रॉपर न्यूयॉर्क में बता रहा हूं मैं आपको, जहां पुलिस पुलिस इतनी ज्यादा है, आप सोचो। तो फिर गरीबी क्यों है, वो ये सब क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि भयंकर क्राइम भी है। क्राइम क्यों है? क्योंकि गरीबी भी है, क्योंकि गरीब तो गरीब ही है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? रिडिस्ट्रीब्यूटिव रोल प्ले करना चाहिए, जिससे गरीब क्या है, थोड़ा सा ऊपर आए, उसको भी रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। तो गवर्नमेंट क्या करेगी इसके लिए? गवर्नमेंट विल पुट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इन द बजट, अमीरों पे टैक्सेस लगाएगी, उनसे रेवेन्यू लेगी, एंड विल प्रोवाइड सब्सिडीज, बेनिफिट्स, दीज यूटिलिटीज टू द पुअर पीपल। इससे ये लोग ऊपर उठेंगे, तो देश में क्या आ जाएगी? फेयरनेस। फेयरनेस, देश गोरा हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो फेयरनेस आ जाएगी, सही है कि नहीं? तो यही वाली बात है। चलिए तो देखो, चलो स्टार्ट करें। तो मेनली मैंने सारी बातें बता दी, मेन बात यही है। तो याद रखो बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किस बारे में होता है सर? अरे ये किस बारे में होता है? देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया में हुई तो है, खूब इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है दुनिया में, लेकिन क्या सभी को इक्विटेबली बटी है? वो नहीं सर, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? स्क्यूड है। स्क्यूड, स्क्यूड समझते हो? एक तरफ झुका हुआ है सर। किस तरफ झुका हुआ है? अमीरों की तरफ झुका हुआ है। वो अमीरों के पास बराबरी है क्या दोनों तरफ? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? नहीं। समझ रहे हो? तो सर याद रखिएगा, द इकोनॉमिक ग्रोथ हैज एक्सपेंडेड द वेल्थ एंड आउटपुट बट बेनिफिट्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी क्या कहती है? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी क्या कहती है सर? वो क्या कहती है कि गवर्नमेंट को क्या प्ले करना चाहिए? रीडिस्ट्रीब्यूटिव रोल प्ले करना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। समझ रहे हो? जिससे समाज में क्या आए? इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का और आउटपुट का। समझ रहे हो? सभी के हाथों तक क्या पहुंचे? चीजें पहुंचे, सभी के पास इनकम हो, सभी के पास वेल्थ हो, सभी के पास जीडीपी पहुंचे, मतलब आउटपुट पहुंचे। सही है कि नहीं? ना सिर्फ अमीरों के हाथ में हो, सबके हाथ में हो। सही है? चलो तो सुनना सर, दिस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज रिलेटेड टू फॉर हुम टू प्रोड्यूस। याद करो, फॉर हुम द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस। सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती थी ना तीन, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस किससे रिलेटेड है? एलोकेशन फंक्शन से, कि कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस होंगे। तो वो तो पढ़ा था हमने, एलोकेशन फंक्शन में ये नाम था। फिर ये फंक्शन किससे रिलेटेड है? फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सर किसके लिए बनने चाहिए? सबके लिए बनने चाहिए, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए भी बनने चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में? नहीं। किसके लिए बनते हैं ज्यादा? मोर फॉर रिच। बात है, लग्जरी गुड्स आर मोर प्रोड्यूस। सर वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, क्या के लिए काम करती है? प्रॉफिट के लिए। सो दे मोर प्रोड्यूस दोस गुड्स जहां पे प्रॉफिट क्या होता है? ज्यादा। प्रॉफिट कहां होता है? ज्यादा, जिनकी प्राइस होती है ज्यादा। तो सर वो अमीरों के लिए चीजें बनाते हैं, गरीबों को भूल जाते हैं। तो कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट। कैसे करेगी? क्या करेगी? के थ्रू करती है गवर्नमेंट ये रोल प्ले। सर गवर्नमेंट ये जो अपना, समझो गवर्नमेंट जो अपनी ये जिम्मेदारी है वो कैसे प्ले करती है? विद द हेल्प ऑफ, हेलो हेलो सर, गवर्नमेंट क्या होता है? बजट के थ्रू ये जिम्मेदारी पूरी करती है। हर साल बजट बनाती है, जिसके अंदर क्या लगाती है? बजट में दो चीजें होती है, दो साइड्स, पता है सबको। एक होता है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, एक होता है सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर। पैसा आए, हेलो 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 हेलो, अरे नीचे और ऊपर का थोड़ा वो है क्रॉस कनेक्शन। हेलो, हाँ देखो समझ में आया सभी को? तो याद रखिएगा सब लोग। तो गवर्नमेंट ये रोल किस, रीडिस्ट्रीब्यूटिव वाला रोल कैसे प्ले करती है? किसके थ्रू?
सर बजट के थ्रू। बजट में दो साइड्स होती है सर, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। तो अमीरों से लेती है रेवेन्यू और गरीबों को क्या देती है, उनके लिए क्या करती है, एक्सपेंडिचर, और इससे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। समझ रहे हो? तो पहले गरीबों से पहले क्या लेगी, पहले खर्चे करेगी या पहले पैसे लेगी? बिना पैसे के कैसे करेगी खर्चे, तो पहले पैसे लेगी, रेवेन्यू साइड। तो सर गवर्नमेंट क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है। क्या करती है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, मोर रेट्स ऑन रिच एंड लेस ऑन पुअर। सर जिसकी हाई इनकम है उसके ऊपर रेट्स ज्यादा लगनी चाहिए, तो ऐसी करती है सरकार सर, हाई रेट लगाती है हाई इनकम पे, ठीक है। तो जो अमीर है उन पे ज्यादा टैक्स लगाएगी, और उससे पैसा किस पे आएगा, जो पैसा आएगा उसको कहां लगाएगी, एक्सपेंडिचर करेगी सर। इससे गरीबों के लिए चीजें बनाएगी, पब्लिक यूटिलिटीज, उनको सब्सिडीज देगी, फ्री में चीजें देगी, फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, फ्री हाउसिंग या सब्सिडाइज्ड हाउसिंग, सस्ते घर प्रोवाइड करेगी। समझ लो, रोटी कपड़ा मकान बेसिक्स उनको प्रोवाइड करेगी। इससे गरीब ऊपर उठेगा और देश में बराबरी का माहौल बनेगा। समझ में आ गई मेरी बात? चलो, कोई मतलब नहीं है, मत पढ़ना, फालतू वेस्टेज ऑफ टाइम है। उसके बाद एम्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सर क्या एम होते हैं, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव्स है सरकार की, ये करने से क्यों करती है गवर्नमेंट ये? तो सर क्यों करती है सर, देश में ताकि क्या हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। सर हर हाथों में क्या पहुंचे, आउटपुट, सिर्फ अमीरों के लिए गुड्स ना बने सर, इट शुड बेनिफिट द पुअर पीपल ऑल्सो, उनके हाथों तक भी तो गुड्स पहुंचे। सही है? ऐसे ही देश में क्या हो, वेलफेयर हो, देश में इक्वालिटी इन इनकम, वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, हर चीज की क्या हो, इक्वालिटी हो, बराबरी हो। अरे सही है कि नहीं है? ठीक है। प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर दोज इन हार्डशिप। सर गवर्नमेंट क्यों करती है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बिकॉज जो लोग हार्डशिप से गुजर रहे हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं, स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, समझ रहे हो, तो सर उनको क्या मिले, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। ये सरकार इसलिए करती है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। समझ में आई मेरी बात? सर कैसे करती है, मेन तो वही दो काम, क्या बताया था मैंने, अरे इधर से लेना और इधर देना, दो ही चीजें है बेटा, मेन तो वही है। अब कुछ एग्जांपल से सरकार कैसे करती है। सर क्या लगाती है अमीरों पे, बार बार वही बातें करेगा, क्या लगाती है अमीरों पे, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इससे सर क्या देती है गरीबों को, उनको पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। देखो गरीब, जैसे एक बात बताओ, अमीर हर चीज अफोर्ड कर लेगा, गरीब हर चीज अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो अगर उसकी तीन चार चीजें भी अगर सरकार हेल्प कर दे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत उसका भी क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। सही है कि नहीं भाई? आदमी, गरीब आदमी, खर्चा तो दोनों का, कुछ खर्चे तो सेम ही होते हैं ना सर, खाने पीने का हो गया, पढ़ाई लिखाई का हो गया, तो सर अमीर तो अफोर्ड कर लेता है लेकिन गरीब नहीं कर पाता है, तो गवर्नमेंट इनके लिए प्रोवाइड करेगी, इससे ये भी समाज में ऊपर उठेंगे। अरे आई बात समझ में? तो यही होता है सर, अमीरों पे टैक्स लगाएंगे, गरीबों को क्या देंगे, पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। और क्या करेंगे, नौकरियों में, पढ़ाई में, कॉलेजों में, स्कूल्स में क्या देंगे, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशंस, स्कूल में भी क्या देंगे, बच्चों को पढ़ाई में रिजर्वेशंस देंगे ताकि वो भी आगे बढ़े। समझ में आ गई मेरी बात? अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे देश में कैसा हो रहा है, कास्ट वाला, पहले के जमाने में ठीक था, बात सही थी। देखो पहले के जमाने में डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से होता है, अभी भी होता है, एक्सप्लॉयटेशन पहले भी होता था, आज भी होता है, लेकिन पहले होता था कास्ट बेसिस पे ज्यादा होता था। समझ रहे हो कि जो अमीर कास्ट है होती थी, मतलब बेसिकली जो अपर क्लास पीपल, कास्ट पीपल होते थे, वो लोअर कास्ट लोगों को एक्सप्लॉइट किया करते थे कोई जमाने में। अब आज के जमाने में आज भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, लेकिन अब हो रहा है अमीर और गरीब वाला। आज दो कास्ट है मेनली, कौन सी है, अमीर और गरीब। अब आज वैसी कास्ट सिस्टम नहीं रहा, अब आज दो ही कास्ट है दुनिया में सर, अमीर और गरीब, और अमीर किसका एक्सप्लॉइटेशन करता है, गरीब का। समझ रहे हो? अब अमीर चाहे कोई सी भी कास्ट का हो, सभी करते हैं जी, समझ रहे हो? और गरीब भी कोई भी कास्ट के हैं। अब मैंने बहुत सारे क्या वो वाले गरीब नहीं होते क्या, जनरल कास्ट के अंदर गरीब लोग नहीं है क्या, है ना? तो फिर अब आज के डेट में सर वो कास्ट के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते हैं इतने, पहले होते थे, हम भी सुना करते थे कि यार पहले होते थे। समझ रहे हो? सच में होते थे, पहले कास्ट के हिसाब से होते थे, ठीक है, कि जो अपर कास्ट पीपल है वो लोअर कास्ट पीपल को बराबरी में ना बेटा, मतलब कई चीजें, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स होती थी। बट अब आजकल वैसा नहीं है, अब आजकल क्या है, अमीर और गरीब वाला कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। समझ रहे हो? एक आदमी थार में चल रहा है, एक आदमी पैदल चल रहा है, साइकिल पे चल रहा है, तो थार वाला किसको नहीं कुछ समझता, साइकिल वाले को कुछ नहीं समझता है। सही बात है, आप देखना कभी ट्रैफिक लाइट पे, आप कभी देखना, जितनी ज्यादा महंगी गाड़ी होगी उतना ज्यादा रूल तोड़ता है वो, उसको लगता है उसके बाप ने ज्यादा पैसा दिया है रोड का, और गरीब को चलने का हक ही नहीं है, बोलो यार,
समझ रहे हो, उसकी गाड़ी निकल रही है, बगल में पानी है, पानी के छींटे, अभी बारिश में आता है सबसे ज्यादा दुख, समझ रहे हो, क्योंकि जिसके पास कार है वो तो यार वो ये नहीं सोचता कि वो छींटे मारते हुए जाएगा, उसके क्या हो जाएगा अभी, समझ रहे हो मेरी बात। तो वहां पता लगता है समाज तो करता है ना अमीर गरीब का एक्सप्लॉयटेशन, मानते हो ना ये बात, तो ठीक है, वो ये समझता है कि मान लो साइकिल वाला आगे आ गया, बोलो तू कैसे आगे आ गया, कैसे आगे आ गया मतलब उसको भी आके उतना ही चलाने का, रोड पे चलने का, अरे हाँ है ना। लेकिन आप जानते हो तो आज की डेट में ये दो डिस्क्रिमिनेशन है समाज में, कौन से, अमीर और गरीब वाला, इसको हटाना चाहिए। तो रिजर्वेशन बहुत जरूरी है, लेकिन कौन सा वाला, गरीब वाला, गरीब और अमीर वाला, हर गरीब को मिलना चाहिए रिजर्वेशन, डजंट मैटर कोई भी कास्ट का हो, सही है। आजकल मैंने देखा है भाई जो पुरान जो अपर जनरल कास्ट वगैरह के हैं सर, उनमें भी तो गरीब है, उनके बच्चों को भी तो सुविधाएं मिलनी चाहिए, बात तो यही है, ये है। तो ठीक है, थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन सरकार को करना चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशंस में। लेकिन ये सब क्या है बेटा, तभी तो समाज बराबरी पे आएगा, नहीं तो कभी आ ही नहीं पाएगा। आज हमारे देश में फिर भी है, कौन है, फिर भी हमारे देश में क्या है, अरे जग जाए यार, वो पीछे तेरे दोस्त परेशान कर रहे थे, तो अरे पीछे वाले वो बोल रहे सो रहा है तू, ऐसा कह रहे, चलो कोई नहीं यार, ऐसा हो जाता तो थक भी जाते हैं। मैं भी तुम्हारी जगह होता तो थोड़ी बहुत तो नींद निकाल ही लेता, नींद तो आती है ना, वो तो मैं इस रोल पे बैठा हूँ तो मेरा तो सोना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो बोलते रहना है। मैं भी होता तो थोड़ा बहुत तो नींद आई जाती 7 बजे आके। चलो, लेकिन याद बता दूं, याद रखो, हम तो 6 बजे जाते थे, हमारी क्लास होती थी सीए इंटरमीडिएट में 6 बजे, भरी सर्दी में 6 बजे, भरी सर्दी में भी 6 बजे इट यूज्ड टू स्टार्ट। और प्रॉब्लम ये थी कि क्लास में बैठते थे 250-300 बच्चे। अब जिसको सीट आगे मिल जाए, सोचो वही आगे ढंग से पढ़ पाएगा, तो उसके लिए फिर कम से कम 6 बजे की जगह 5:15 बजे लाइन में लगना पड़ता था, क्योंकि चेक होता था वहां पे, मतलब आई कार्ड चेक होते थे ऐसे, क्योंकि कोई भी आ जाता था। एक्चुअली वो जब टाइम था, अब तो आजकल सीए में बच्चे इतने ही नहीं। हमारी क्लासरूम में थोड़ी होती थी, ऑडिटोरियम में होती थी। 250 बच्चे, सोचो 250 बच्चे एक क्लास में बैठते थे, 250, 450, तो वहां सीट पाना भी तो अपने आप में बड़ी बात है। मेरे दोस्त तो गिव अप कर देते थे आते ही, 1-2 क्लास बाद थे, तो वो तो 1-2 क्लास मिस करते ही करते थे रोज। मैं नहीं करता था कभी मिस, तो ऐसे करता था, क्लास कभी मिस नहीं करता था। तो चलो यही तो बात है बेटा, आ जाती नींद, कोई बात नहीं। देखो इधर, तो ये सर सरकार को जरूरी है ये सब करना, इससे देश में क्या आएगा, रीडिस्ट्रीब्यूटिव रोल ठीक होएगा। तो एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन उसी का एग्जांपल है। क्वेश्चन क्या आता है, बड़ा सिंपल सा, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन कौन से फंक्शन का पार्ट है, इतना इजी क्वेश्चन। एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कौन से फंक्शन का पार्ट है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का पार्ट है, दैट्स इट, इतना सा आंसर है। समझ में आ गया। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देती है सरकार, ट्रांसफर पेमेंट देती है, अंडर प्रिविलेज, डिपेंडेंट, फिजिकली हैंडीकैप्ड। आज फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, तो वो बेचारों को चलो भगवान ने जो भी जो भी कुछ हुआ, जो भी है ना, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, लेकिन उनको आत्मसम्मान कौन देता है, सरकार नौकरियां देती है, समझ लो, अच्छी नौकरियों में उनको पोस्ट देती है, बैंक्स वगैरह में रिजर्वेशन देती है, फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को रोजगार मिल रहा है, ताकि उसका भी आत्मसम्मान बना रहे। क्योंकि क्या होता है, उसका तो साथ हर कोई छोड़ देता है उसके माँ बाप के अलावा, एक टाइम आ जाता है कि माँ बाप भी छोड़ देते हैं, बोले अब क्या करें, पूरा जीवन भर इसको ऐसे पढ़ा रखा है। होता है इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा होती है। आपने कभी देखा हो किसी को, तो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं बेचारा, वो उसका तो पूरा अंदर से सम्मान ही गिर जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन कोई तो उसे दे रहा है ना आत्मसम्मान, समझ रहे हो। नहीं तो हर दुनिया उसको कैसे समझती है, बोझ की तरह, कि यार ये तो बोझ की तरह पैदा हो गया, कुछ करेगा है नहीं जीवन में, समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो, क्योंकि वो तो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसको आत्मसम्मान दे रही है, जीवन जीने का एक जरिया दे रही है, कौन, सरकार, समझ रहे हो। तो रीडिस्ट्रीब्यूटिव रोल में देती है, फैक्ट है ये बात, नौकरियां देती है, आपको नहीं पता क्या देती है, समझ रहे हो, ऐसा होता है। चलो, तो याद रखिएगा सब लोग। और क्या करती है गवर्नमेंट, बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल को क्या देती है, मॉनेटरी मदद देती है, पैसे भी देती है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं लोग, समझ रहे हो, बीपीएल पीपल सुना होगा आपने, बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल। सर गवर्नमेंट क्या करती है, ऊपर से रेगुलेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स फॉर कंज्यूमर्स हेल्थ एंड वेलबींग। सर समाज में सबको हेल्थ और वेलबींग बना रहे, इसलिए सबको अच्छे गुड्स बने, अच्छी क्वालिटी के गुड्स बने, गवर्नमेंट इनको भी रेगुलेट करती है। स्पेशल स्कीम्स फॉर बैकवर्ड रीजन्स, बजट में क्या देती है सर, जो बैकवर्ड इलाके हैं उनको डेवलप करने के लिए क्या देती है, फंड्स। तो बजट के थ्रू तो कर रही है ना वो रिडिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन।
चलो सर, एक और बात, ट्रेड ऑफ क्या होता है, मतलब बैलेंस होना चाहिए सर। क्या होता है, देखो एक माँ के दो बच्चे, तो दोनों पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ अमीर पे ध्यान दिया तो गरीब नाराज हो जाएगा, और गरीब पे ज्यादा ध्यान दिया, अमीर से लूट लूट के गरीब पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो तो क्या होगा सर, अमीर नाराज हो जाएगा। किसको बोला गया एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मींस हु इज बीइंग एफिशिएंट, प्राइवेट सेक्टर। सब प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दोगे आप, मतलब समझ रहे हो, वो एफिशिएंट है। और गरीबों पे ध्यान देने को क्या बोलते हैं, इक्विटी। अब दोनों काम क्या होने चाहिए, बैलेंस तरीके से, क्योंकि अगर एक भी ऊपर नीचे हुआ, देखो दोनों देश कब अच्छे से चलेगा, जब दोनों में क्या हो, बराबरी, इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो, अमीर पे भी ध्यान दो, गरीब पे भी ध्यान दो, दोनों पे बैलेंस मेंटेन करके चलो। लेकिन अगर आपने दोनों तरफ, किसी एक तरफ अगर आप झुक गए, फॉर एग्जांपल अमीरों पे ज्यादा ध्यान दे दिया, मान लो आप उनसे टैक्स ही नहीं ले रहे, बोला यार उनको खुश करने में लगे हो, उनको खुश करोगे तो इधर लंका लग जाएगी, इनको गरीबों को कैसे अपलिफ्ट करोगे, सही है। अच्छा, गरीबों पे ज्यादा ध्यान दिया, इनसे ज्यादा ही लूट रहे हो, लूट लूट के इनको, इनका घर भर रहे हो, अब फिर ये नाराज हो जाएंगे तो फिर ये नाराज हो गए तो, ये नाराज हो गए तो ये देश छोड़ के चले जाएंगे फिर, क्योंकि ये तो एफिशिएंट है, बोला हम तो कहीं और जा रहे हैं, जा भी रहे हैं कई लोग, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम इंडिया, they are moving to Dubai, they are moving to abroad, other countries. Why? Because the government, you know, उनको फील होता है कि यार हम एक्सप्लॉइट होने के लिए बने क्या, हम अमीर है तो क्या हम हमारा एक्सप्लॉइटेशन ही करते रहोगे क्या। तो यही तो बात है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए, अदरवाइज इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। ज्यादा भाई प्राइवेट सेक्टर को काम धंधा करने, एंटरप्रेन्योर्स को अगर ज्यादा परेशान करोगे, ज्यादा लूटना भी तो गलत है, तो क्या होगा, दे विल मूव अवे देयर बिजनेस टू अदर कंट्रीज, देश का जीडीपी क्या हो जाएगा, कम। समझ में आ गई मेरी बात। इसलिए मैं बोलता हूं ये जो मीडिया और ये जो अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई बार ये जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा घसीटती है पॉलिटिक्स में, घसीटती है ना पॉलिटिक्स में, अपना पॉलिटिक्स चलाने के लिए उनका नाम घसीटती है, मोदी के साथ दूसरों का नाम जोड़ती है, समझ रहे हो। तो जोड़ने से बस प्रॉब्लम ये है, ज्यादा उनको हर्ट किया ना तो क्या हो सकता है फिर, समझ रहे हो, तो काम धंधा कर रहे हैं, समझ रहे हो। अगर आप उनको ज्यादा हर्ट करोगे, ज्यादा उनको नाम उछालोगे, दिमाग खराब हुआ, वो कहीं और ले गया बिजनेस, तो तुम्हारे देश की छोटी बड़ी हो जाएगी, सही बात है। इफ दीज बिग एम्पायर्स शिफ्ट अवे फ्रॉम इंडिया, देन व्हाट, समझ रहे हो, जीडीपी डाउन हो जाएगी ना। अरे हाँ ना, तो बोलो बेटा, देश की जीडीपी लेके बैठे हुए हैं अंबानी अडानी, कई जो बिजनेस एम्पायर्स हैं, समझ रहे हो, इतना ज्यादा इनके पास, इनके लिए लोग काम कर रहे हैं, इनके इतने सारे बिजनेसेस हैं, ऐसे थोड़ा है सर। तो समझ रहे हो, इनको भी तो ज्यादा क्या नहीं करना है, एक्सप्लॉइट। तो क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक माँ की तरह एक्ट करना चाहिए, दोनों बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, किसी एक पे नहीं। किसी एक पे दोगे तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट्स में अराइज। क्या कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बोलो सर। अगर आप हाई टैक्सेस लगाओगे, हाई टैक्सेस ऑन द रिच, ज्यादा ही अमीरों पे टैक्स लगा रहे हो, और गरीबों को भाई साहब ग्रेटर इक्विटी दिए जा रहे हो, तो क्या होगा, ये चिढ़ जाएंगे। इट माइट डिस्करेज द एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री, ये दे विल मूव अवे फ्रॉम दिस कंट्री, दे विल गो टू अनदर कंट्री, तो देश में जीडीपी क्या हो जाएगी बेटा, कम, याद रखना। दिस कैन नेगेटिवली इंपैक्ट द इकोनॉमिक आउटपुट, देश की जीडीपी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, इंप्लॉयमेंट कम, आउटपुट कम, जीडीपी कम, इंप्लॉयमेंट कम, इनकम कम, लंका लग जाएगी देश की। तो इसलिए इनको भी नाराज करना नहीं चाहिए, उनको भी नहीं करना चाहिए, दोनों को क्या करना चाहिए, दोनों के बीच में बैलेंसिंग करनी चाहिए। ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए विच बैलेंसेस बोथ, समझ लो, एक्विटी विद एफिशिएंसी, दोनों जरूरी है। ऐसी पॉलिसीज बनाना जिससे कि एफिशिएंसी कॉस्ट क्या हो, कम, दोनों का काम हो जाए। समझ में आ गई मेरी बात। तो द रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स शुड केयरफुली रिकंसाइल द इक्विटी एंड एफिशिएंसी गोल्स टू अवॉइड एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ के क्या करने चाहिए, अपना रीडिस्ट्रीब्यूटिव रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी इधर एक तरफ ज्यादा किया तो क्या हो जाएगा, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, भारी दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। तीसरा फंक्शन, दो गए हमारे, तीसरा फंक्शन क्या है, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन किसका करना है, एलोकेशन किसका था, रिसोर्स एलोकेशन, सही है। डिस्ट्रीब्यूशन किसका करना था, इनकम का। तो स्टेबलाइज किसको करना है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। ये वाला वर्ड नहीं याद आया आप लोग हैं, भूल गए, ये रहा, किसका स्टेबलाइजेशन, अरे किसका स्टेबलाइजेशन,
सर मैक्रो इकोनॉमिक चीजों का, मैक्रो इकोनॉमिक लाइक, मैक्रो इकोनॉमिक किस पे टिकी होती है? बैलेंस कब रहता है? इक्विलिब्रियम। जब एडी किसके बराबर हो तो उसको बराबर रखने की कोशिश करना, ये सरकार का क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन सर कैपिटलिस्ट में तो बराबर होते ही नहीं है, रोज ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, क्योंकि उनकी इकोनॉमी क्या होती है? अनप्लान्ड। याद है क्या होती है? अनप्लान्ड होती है ना सर। कभी ओवर प्रोडक्शन कर बैठते हैं, कभी अंडर प्रोडक्शन, कभी डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, कभी सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, रोज ऊपर नीचे चलती है उनकी इकोनॉमी, फुल ऑफ फ्लक्चुएशंस। तो सरकार का रोल क्या है फिर? उसे क्या रखना। हमने पढ़ा है डिसएडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ढंग से खोलो उसमें आपको मिल जाएगा। बीच में कहीं ना कहीं शायद 7वें 8वें पॉइंट के अंदर क्या दे रखा है? बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होती हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जिससे क्या होता है सर, जो आम आदमी है वो परेशान रहता है। सर जहां फ्लक्चुएशंस ज्यादा होगी, रोज उतार चढ़ाव होंगे इकोनॉमी में, तो क्या होगा फिर? कभी भी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, कभी बैंक क्रैश हो रहा है, कभी उनकी इकोनॉमी क्रैश हो रही है, कभी भाई साहब 5000 लोगों को निकाल दिया नौकरी से, ऐसा चलता रहता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? क्या रखना चाहिए, करना चाहिए? बोलो। बोलो क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे क्या है? स्टेबलाइजेशन है। स्टेबलाइजेशन में क्या करेगी गवर्नमेंट? किसको बराबर रखने की कोशिश करेगी? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को बराबर करने की कोशिश करेगी। कब आता है इक्विलिब्रियम बताओ देश में? जितना प्रोड्यूसर्स बेचने का सोच रहे हैं, अगर उतनी ही क्या हो? डिमांड, तो सर देश में क्या आएगा? इक्विलिब्रियम। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने आप थोड़ी होता है। कीन्स ने क्या बोला था? पुराने वाले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या बोलते थे? कि इकोनॉमी अचीव्स इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली, अपने आप आ जाता है सर, डिमांड सप्लाई अपने आप काम करता है, प्राइस अपने आप चेंज हो जाती है। लेकिन कीन्स ने क्या कहा कि ये सब फालतू की बातें, ऐसा कुछ अपने आप नहीं होता। अपने आप प्राइस और लेबर कभी चेंज नहीं होती सर। प्राइस और वेजेस, कब प्राइस और वेजेस क्या होती है? रिजिड। याद रखो मैंने कहा था आपको, कीन्स ने क्या कहा था? कीन्स ने कहा था द इकोनॉमी डज नॉट अचीव इक्विलिब्रियम ऑन इट्स ओन। मैंने बताया था, एडीएस वाले टॉपिक में पढ़ाया था आपको, चैप्टर नंबर 6 में, याद आया? इकोनॉमी डज नॉट अचीव इक्विलिब्रियम ऑन इट्स ओन। गवर्नमेंट को क्या उठाने पड़ते हैं? कुछ स्टेप्स, तब जाके इकोनॉमी में क्या अचीव होता है? इक्विलिब्रियम। सर मैं तो बात वो आज भी वही है, अभी आपको दिखाता हूं। तो ये देखो सर, स्टेबलाइजेशन फंक्शन में क्या होता है, सामने देखो। देखो स्टेबलाइजेशन फंक्शन इज ऑल अबाउट बेसिकली दोनों को बराबर रखना। किन दोनों को? अरे किन दोनों को? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को। याद है पढ़ाया था मैंने आपको, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अरे पढ़ाया था। आ रहा है, भूल नहीं, ऐसे मत सोचो भूल गया। अरे वो आ रहा है, डायग्राम बनाना है मेरे को। हाँ इधर देखो, तो याद करो, बताया था मैंने। अरे यार, देखो सब लोग, क्या बताया था मैंने? ये कौन सा डायग्राम होता है? ये कौन सा डायग्राम होता है? ये क्या है? एस। मान लो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सर यहाँ पे हमारे देश में सबको रोजगार मिल जाएगा, है ना। अब ये है अपना एस। अब डिमांड यहीं पे बराबर आ जाए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता सर, आना तो यहाँ पे कहीं बराबर आ जाए सर, एडी सही है, एडी ऐसा ही होता ना सर, एडी यहाँ पे बराबर आ जाए, ऐसा हम चाहते हैं, बट इट डजंट। सच चाहने से क्या होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली वो कई बार पहले आ जाता है इक्विलिब्रियम, कई बार आगे आ जाता है सर। तो क्या किसको एफर्ट्स उठाने पड़ेंगे? गवर्नमेंट को, सही है। सो तभी वो क्या आएगा, देश में फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव होगा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना होता है ना सर, वो भी तो जरूरी है। चलो तो याद रखिएगा सब लोग, ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? स्टेबलाइजेशन पर फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए। तो देखो स्टेबलाइजेशन इज बेसिकली व्हाट? दोनों को बराबर लाना। किन दोनों को? मैचिंग द इकोनॉमीज आउटपुट विद आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी। सर जितना हमारे देश में पोटेंशियल है, उतना ही आउटपुट हम बनाने लग जाएं,
ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए ना सर। सोचो क्या हमारे देश में पोटेंशियल जितना है, जितने रिसोर्सेज है हमारे पास, अगर फुल्ली एम्प्लॉयड हो जाए, सारे काम पे लग जाए, सबको रोजगार मिल जाए, सारे रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड हो जाए, ऐसा हो जाए तो क्या ही हो जाए देश। सोचो, सोचा कभी? तो ऐसा लाने की कोशिश ही तो करनी है। कौन करेगा? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हमेशा इन दिनों को मैच कराने की कोशिश करती है। किन दोनों को? हमारा जो पोटेंशियल है, लेट्स से हमारा पोटेंशियल है यहां तक, लेकिन अभी हम यहाँ हैं, तो गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है? इन दोनों को क्या कराने की? मैचिंग कराने की। तो याद रखिएगा, इट्स अबाउट मैचिंग द इकोनॉमीज आउटपुट विद द प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। सही बात है, कैपेबिलिटीज तो बहुत है हमारे में, लेकिन सर वो यूटिलाइज ही नहीं होती है। तो उसको यूटिलाइजेशन करवाना, फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचाना, यही सरकार का रोल होता है। और क्या रोल होता है सरकार का? दोनों को बराबर रखना। किन दोनों को? टोटल स्पेंडिंग मतलब एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होनी चाहिए? एग्रीगेट। सर देश में क्या मेंटेन करना? इक्विलिब्रियम। क्योंकि सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो इक्विलिब्रियम कभी होता ही नहीं, रोज ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, कभी सप्लाई ज्यादा डिमांड कम। लेकिन सर कोशिश गवर्नमेंट को क्या कोशिश करनी चाहिए? दोनों को बराबर रखने की, तभी देश में क्या आएगा? इक्विलिब्रियम। और क्या कोशिश करनी चाहिए सरकार को? फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि देश में सभी के पास क्या हो? रोजगार। सर देश तभी तो अच्छा होगा ना। सोचो देश कब अच्छा होगा? जब सभी के पास रोजगार हो, ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, देश का जितना पोटेंशियल हो हम उतना ही अचीव कर रहे हैं, तभी तो सब अच्छा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो गवर्नमेंट को यही तो काम करना है स्टेबलाइजेशन फंक्शन के अंदर, दोनों को बराबर लाने की कोशिश करनी है, फुल एम्प्लॉयमेंट लाने को अचीव करने की कोशिश करनी है, स्टेबल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को लो और मॉडरेट रखने की कोशिश करनी है। ज्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए, मॉडरेट लेवल की इन्फ्लेशन जरूरी है। समझ रहे हो मेरी बात? इसको मेंटेन करना है। तो सर सरकार इसके लिए कई कदम उठाती है, इसी को तो बोलते हैं स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो सर ये स्टेबलाइजेशन फंक्शन बेसिकली किसकी थ्योरी पर बेस्ड है? कीन्स की थ्योरी पे। और कीन्स ने तो बताया था सर कि देखो क्या है, जब वो ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, उसके बाद 5 साल वो भुगतते रहे, फिर कीन्स ने बुक लिखी, उस कीन्स ने उसमें यही तो बताया कीन्स ने थ्योरी में कि इकोनॉमी में अपने आप कभी कुछ नहीं होता। तुम 5 साल से बैठे हो, कुछ हुआ? 5 साल से ग्रेट डिप्रेशन में बैठे थे, 1929 से 1932 तक बैठे हुए हो, कुछ हुआ? 4 साल कुछ नहीं कर पाए ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर गवर्नमेंट ही करती है, तुमने उसी को क्या कर रखा था? साइलेंट कर रखा था। सही है, तो वही तो बात है यार। तो याद रखिएगा, यही तो कहा कीन्स ने, दैट इन अ मार्केट इकोनॉमी, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, इट डज नॉट ऑटोमेटिकली अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। द गवर्नमेंट हैज टू डू सम एक्शंस, कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, तभी वो फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर सकते हैं, तभी देश में क्या आ सकता है? प्राइस स्टेबिलिटी। समझ में आ गई? तो ये दोनों को अचीव करने के लिए क्या जरूरी होता है सर? गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी होता है। ऐसा कौन बोला था? कीन्स। और उसी की बातें फिर मानने लग गए, जो कि सही भी बात है, उसी की माननी चाहिए थी। और गवर्नमेंट कैसे ठीक करेगी सर? स्टेबलाइजेशन कैसे लाएगी? इसके लिए सर गवर्नमेंट 2 पॉलिसीज बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी और सर गवर्नमेंट थोड़ी बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी, कौन बनाता है? लेकिन बनवाता कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे तो काम करता है आरबीआई। फिर फिस्कल पॉलिसी मतलब बजट, बजट में भी सरकार ये इस रोल को प्ले करती है, ये वाली चीजें ठीक स्टेबलाइजेशन लाने की कोशिश करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी से भी स्टेबलाइजेशन लाने की कोशिश करती है। पढ़ा था अभी अपन ने मॉनेटरी पॉलिसी, पढ़े थे 4 चैनल्स, कैसे वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट डालती है, कैसे वो असेट प्राइस चैनल पे इफेक्ट डालती है, कैसे कैश फ्लोज को अफेक्ट करती है, कैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट चैनल काम करता है। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? कितना मनी सप्लाई होना चाहिए, कैसे कंट्रोल करता है, देखा था आपने? तो यही तो होती है मॉनेटरी पॉलिसी। कौन करवा रहे हैं? गवर्नमेंट। आगे बात समझ में सबको? पक्का? तो गवर्नमेंट ही तो करवा रही है, और कौन करवा रहा है? क्या कोशिश कर रही है देश में क्या बनाए रखने की? स्टेबलाइजेशन। समझ में आया? तो सर स्टेबलाइजेशन में गवर्नमेंट ये करती है, कोशिश करती है, और फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने की कोशिश करती है, प्राइस स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है। किसके थ्रू? क्या बनाती है? समझ रहे हो? ये पढ़ा चुका हूं, ये पढ़ाना बाकी है, इसी चैप्टर में आएगा। चैप्टर यूनिट नंबर 4 है आखिरी, फिस्कल पॉलिसी। समझ में आया? सर गवर्नमेंट को क्या चैलेंजेस आते हैं? मतलब स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है सरकार, सरकार के सामने, लेकिन क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है स्टेबिलिटी लाने में? सुनना। नंबर 1, सर मार्केट जो इकोनॉमी होती है सर, इट मे नॉट प्रिवेंट और रिजॉल्व द इकोनॉमिक डिसरप्शंस कॉज्ड बाय फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर जो प्राइवेट सेक्टर है वो डिमांड सप्लाई से चलता है सर, वो डिसरप्शंस को ठीक कर नहीं पाता। सही है, अपने आप वो ठीक कर नहीं पाता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, हमेशा वो ऊपर नीचे चलता रहता है, वो कभी अंडर प्रोडक्शन कर बैठता है, कभी
ओवर प्रोडक्शन, कभी एक्सेस डिमांड चलती रहती है, कभी एक्सेस सप्लाई, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही कंट्रोल नहीं रहती, प्लान करके चलता ही नहीं है। सही है कि नहीं है? समटाइम्स देयर इज एक्सेस डिमांड, समटाइम्स देयर इज, अरे बोलो यस और नो, सही तो बोल रहा हूं सर। इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन सर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी सच एज, कभी रिसेशन आ जाता है वहां पे, कभी कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, कभी इन्फ्लेशन पड़ी हुई है, कभी पीपल आर यू नो दे आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ हार्डशिप्स, बेरोजगार हो जाते हैं, कभी नौकरियां चल जाती है 5-5 हजार, समझ रहे हो, कभी गूगल फायर कर देता है 1500 लोगों को, कभी कौन कर देता है, कभी कौन कर देता है, ऐसा चलता रहता है उनकी इकोनॉमी में। हर रोज का खेल है भाई साहब, क्योंकि हर रोज उन्होंने, उनकी इकोनॉमी ऐसी बनी हुई है, डिमांड सप्लाई से चलती है, प्राइवेट सेक्टर हैंडल कर रहा है, तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, रिसेशन कॉन्ट्रैक्शन ये सब चलता ही रहता है, समझ रहे हो। सो स्टेबिलिटी है ही नहीं, तो गवर्नमेंट को तो लानी पड़ेगी सर स्टेबिलिटी, तो इसलिए गवर्नमेंट का रोल होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये तीनों रोल्स इंडिया में अच्छे प्ले होते हैं फिर भी एज कंपेयर टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, बिकॉज इंडिया कैसा इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहां गरीब गरीब नॉर्मली भूखा नहीं सोता है, नॉर्मली पीपल यू नो पीपल आर ऑल्सो डोनेटरी, उनका वो है थोड़ा सा, है ना, काइंड ऑफ एटीट्यूड, डोनेट करते हैं, गिविंग एटीट्यूड है। बेटा गरीब इंडिया में होना कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ तो करोड़पति भी बन गए कई लोग, समझ रहे हो। मुंबई के अंदर भाई साहब 3-4 करोड़ का फ्लैट है उसके पास, भिखारी के पास एवरेज इनकम है उसकी, आईफोन कैरी करते हैं तुम्हें लगता है तुम्हारे पास ही है क्या सिर्फ स्मार्टफोन्स, इसमें इंटरनेट? बेटा गरीबों के पास भी है, जाके देख लो आप, भिखारियों के पास भी है, समझ रहे हो। 5 रुपए से कम तो लेते ही नहीं आजकल, 5 रुपए तो वापस कर देते हैं मैंने ठीक है, तो होता है कई बार, एक को मैंने 5 रुपए दिए, बोले 5 रुपए, एक 5 रुपए को देता है क्या, मैंने कहा देते वापस बताओ इतना है, वो भी आ रहा है, तो यार खूब है कमाई इंडिया में। तो याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं ना, ये तीनों रोल्स इंडिया में रिलेटिवली बेटर प्ले किए जाते हैं और कैपिटलिस्ट में ऑब्वियसली थोड़ा कम, तो करने चाहिए उनको, क्योंकि उनके तो बहुत ज्यादा बुरी लंका लगी रहती है सर, समझ रहे हो। स्टैगफ्लेशन हो जाता है कई बार, स्टैगफ्लेशन सुना है? स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जब आपकी ग्रोथ रेट आकर के क्या हो जाती है, स्टक हो जाती है, आगे बढ़ ही नहीं रहा सर, साथ में बेरोजगारी और हो जाती है। लो भाई साहब, देश में इन्फ्लेशन चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, वो भी जुड़ गया, इससे इशू और क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इससे और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। एक और बात सर, अपने देश में सब अच्छा चल रहा है, लेकिन दूसरे देश से भी तो आती है ना प्रॉब्लम्स, बिजनेस साइकिल्स पढ़ाया था मैंने। अभी जो हमारे देश में अभी जो इकोनॉमिक जो डाउनफॉल हो रखा है पिछले 9 महीने से हो रखा है, ये बेसिकली किसकी वजह से आ रहा है, फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमीज। एलपीजी या क्या इंडिया में महंगी हुई क्या, वहां से आए ना प्रॉब्लम। लड़ाई कौन कर रहे हैं, वो अमेरिका वाला डोकरा पागल हो जाता है, एक तो साइको, क्या नाम है उसका, डोनाल्ड ट्रंप, उसकी मस्ती अलग चल रही है उसको, उधर ईरान वाले को अलग चल रही है, उधर वो रशिया यूक्रेन लड़े जा रहे हैं, उनको मजा अलग मजा आ रहा है, कभी वो इजराइल और उनको मजा आता रहता है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरे देश भुगत रहे हैं। फैक्ट है, विच इज अ फैक्ट सर, क्योंकि वहां पे क्या होगा, वहां पे लड़ाइयां चलेगी तो सर ये तेल वेल कितना सारा जो है ट्रेड होता है हमारा, तो सर उनके वहां से डाउनफॉल हमारे यहाँ आ रहा है। बिजनेस साइकिल्स पढ़ाया मैंने सबको, आपको बिजनेस साइकिल्स का कौन से नंबर का पॉइंट है, शायद 7वें नंबर का पॉइंट होगा या 6ठे नंबर का पॉइंट है। बिजनेस साइकिल्स इज कंटेजियस इन नेचर, कंटेजियस नेचर होता है उसका, फैलता है वो। ओरिजिनेट कहां से होती है बिजनेस साइकिल्स, हमेशा कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज से, और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, समझ रहे हो। तो इसलिए गवर्नमेंट का जरूरी, कई बार जरूरी नहीं है कि हम ही गलत कर रहे हो, दूसरी जगह से भी हमारे पास आ जाता है परेशानी। तो ये सारे इश्यूज होते हैं जो सरकार के सामने आते हैं, जिसकी वजह से सरकार को मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, समझ रहे हो, ये सारे इश्यूज हो जाते हैं। भाई आप तो सब अच्छा कर रहे हो, लेकिन उधर से ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, वहां लड़ाइयां हो गई, एलपीजी महंगा हो गया, तो यहाँ प्रभाव पड़ जाता है ना, अपने भी तो प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे चैलेंजेस सरकार को फेस करने पड़ते हैं। और सोचो और क्या करती है गवर्नमेंट सर, कैसे ठीक करेगी गवर्नमेंट, इसके लिए स्टेबलाइजेशन फंक्शन करेगी। सर आइडियाज दो, क्या क्या करेगी गवर्नमेंट। देखो सर, लेबर एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। किस पे, एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट जितना ज्यादा होगा अपने आप थोड़ी परेशानियां क्या हो जाएगी, कम, स्टेबलाइजेशन अचीव होगा। तो लेबर एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना चाहिए, कैपिटल यूटिलाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए, इंडस्ट्रीज और ज्यादा बढ़नी चाहिए, लेबर को रोजगार मिलना चाहिए, तभी तो फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो और प्रोडक्शन होगा, सप्लाई बढ़ेगी, देश में प्रगति होगी। सही बात है, इक्विलिब्रियम आएगा।
ओवरऑल आउटपुट, जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। सर जीडीपी बढ़ेगी तो इनकम, नेशनल इनकम बढ़ेगी। सर प्राइस लेवल्स को कंट्रोल रखना चाहिए, स्टेबल रखने की कोशिश करनी चाहिए। बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स, सर बीओपी पढ़ा होगा आपने। सर इनफ्लो ज्यादा होने चाहिए और आउटफ्लो कम। एक्सपोर्ट शुड बी मोर देन द इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स ज्यादा होने चाहिए, इंपोर्ट्स कम। पैसा आए ज्यादा और जाए, क्योंकि इंपोर्ट क्या होता है, लीकेज, लीकेज ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए, बढ़िया बढ़िया ग्रोथ होनी चाहिए, थोड़ी बहुत से क्या काम चलेगा। और क्या होता है सर, सरकार ये वाला स्टेबलाइजेशन करती कैसे है? सर सरकार कैसे करती है, बजट के थ्रू। कैसे करेगी? बजट से। बजट कौन सी पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी। और सरकार क्या बनाती, आरबीआई क्या बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट के इशारे भी तो बनाता है। तो ये दोनों पॉलिसीज से देश में क्या आता है, स्टेबलाइजेशन वो लाने की कोशिश करती है। इन दोनों से तो लाती है गवर्नमेंट, और कैसे लाती है, ये दो पॉलिसी से लाने की कोशिश करती है। तो कैसे करती है सर सरकार, देखो देखो भाई, तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जिसको समझ में आता है थोड़ा बहुत, तो मॉनेटरी पॉलिसी तो पढ़ा ही चुका हूं। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या रेट करती है चेंज, आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट्स को क्या करता है, चेंज कर देता है, उससे प्रभाव आ जाता है। समझ रहे हो? तो वो ये सर पढ़ा था हमने। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, बजट। बजट में क्या करते हैं सर, अमीरों से लेके गरीबों को देते हैं। देखो देखो क्या लिखा है, तो फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखो फिस्कल पॉलिसी एम्स टू एलिमिनेट मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। सर फिस्कल पॉलिसी से कैसे वो फ्लक्चुएशंस को ठीक करते हैं, सर बजट के थ्रू, एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन। बजट में दो ही चीजें होती है सर, इधर से टैक्स लगाएंगे लेंगे और उधर गरीबों पे खर्चा करेंगे। ठीक है, तो गरीबों पे जब खर्चा करेंगे तो क्या करेंगे, गरीबों के लिए गवर्नमेंट पैसा इंजेक्ट करेगी और डिमांड को स्टिमुलेट करेगी, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाएगी। क्या बनाएगी, रोड्स क्या बनाएगी, ब्रिजेस क्या बनाएगी, सारा बताया था आपको। वो बनाने से क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगी सिचुएशन। ऐसे ही टैक्सेस करती है गवर्नमेंट, कई बार सर टैक्स रिड्यूस कर देगी। अगर मान लो देश में थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है, गवर्नमेंट टैक्स कम कर देगी। टैक्स कम करेगी, तुम्हारे हाथ में डिस्पोजेबल इनकम क्या बचेगी, ज्यादा, ज्यादा खर्च कर पाओगे, ज्यादा कंजम्पशन कर पाओगे, तो इससे अपने आप डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये गवर्नमेंट करती है ना, करती है नहीं करती है, कभी टैक्स बढ़ा देगी, कभी टैक्स कम कर देती है। देख लो आप, मान लो ये साल है, अपने आप ये साल वैसे बुरा चल रहा है अपना, है ना, बुरा चल रहा है क्योंकि लड़ाइयां चल रही हैं। डेफिनेटली अगले साल का जो बजट आएगा आप देख लेना, टैक्स रेट कम होगी। देख लो आप, अभी से बता रहा हूं ना मैं। तो क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या लाना है, स्टेबलाइजेशन। इस साल बहुत बुरी लंका लगी हुई है हमारी, तो गवर्नमेंट इसको ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेगी, इसको ठीक करने की कोशिश करेगी। कैसे करेगी, ऐसे ही करेगी, नए नए प्रोजेक्ट्स चालू करेगी, टैक्सेस को कम करेगी, जिससे डिमांड स्टिमुलेट हो। काम धंधा खत्म है, मार्केट में पैसा ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं है पैसा मार्केट में, स्टोर्स वगैरह सब खाली पड़े हुए हैं, सिर्फ ये थोड़ी बहुत ये रेस्टोरेंट वगैरह चल रहे हैं, अदरवाइज डिमांड ही नहीं हो रही है। आ रही है बात समझ में, शादी ब्याह ये सारे व्यापार क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात, पहले हम 100 150 जनों की वो हो रही है। हमारा दूसरा काम भी है ना मेरा, तो मैरिज गार्डन का काम भी है, तो वो अभी कितना डाउनफॉल चल रहा है, काफी डाउनफॉल चल रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है उसको सर्वाइव करना। समझ रहे हो, खर्चा आता है 1.5 करोड़ के आसपास दोनों को, दो गार्डन्स को मैनेज करने में। ओनली द कॉस्ट इज दिस। तो सोचो हाउ मच रेवेन्यू वी हैव टू अर्न टू बी प्रॉफिटेबल। पहले तो खर्चे निकालने, खर्चे हैं खर्चे, द कॉस्ट इज दिस। फिर आप सोचो कितने इवेंट्स होने चाहिए जिससे कि 1.5 करोड़ का पहले खर्चा निकले और फिर कमाई हो। बात समझ रहे हो आप? तो कमाई अभी कितने, अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं अभी तो। क्यों, ये कहां से चल रही है, सब ग्लोबल इकोनॉमी से चलता है। जब जनता के पास पैसा ही नहीं होगा तो शादी ब्याह में कैसे लगाएगी। 100 लोगों के काम हो रहे हैं, 100 लोग 150 लोग, दैट्स इट। काम ही नहीं बढ़ रहा है, कहां से आ ही नहीं रहा आगे से। अरे आप बात समझ रहे हो, कहने का मतलब समझ रहे हो ना। तो ये सब है, अगली साल डेफिनेटली गवर्नमेंट इसको ठीक करने की कोशिश करेगी। किसके थ्रू, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कुछ तो बदलाव करेगी, जिससे डिमांड क्या हो, स्टिमुलेट हो, ठीक ठाक हो हमारी इकोनॉमी। समझ में आ रही है मेरी बात? सो टू कॉम्बैट द रिसेशन ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्चे बढ़ाएगी और टैक्सेस कम कर देगी। दो ही तो काम होते हैं, खर्चे तो बढ़ाएगी और टैक्सेस कम कर देगी। अगर इन्फ्लेशन हो तो क्या करेगी, उल्टा करेगी। इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स बढ़ाएगी और खर्चे कम करेगी, अपने आप इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट कट्स दी एक्सपेंडिचर, खर्चे कम करती है और टैक्सेस को बढ़ा देती है।
क्लियर है? तो इस ऊपर वाली को क्या बोलते हैं? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं? पढ़ाऊंगा चौथी यूनिट में। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है सर? एक्सपेंशन करना है, डिमांड को स्टिमुलेट करना है। कैसे करेंगे? टैक्स को कम करेंगे, खर्चों को बढ़ाएंगे, इससे डिमांड बढ़ेगी, बूस्ट होएगी डिमांड। इसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। और कॉन्ट्रैक्शनरी क्या होता है? इन्फ्लेशन के टाइम पे जो लगाते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम पे कौन सी फिस्कल पॉलिसी बनाएगा सरकार? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। समझ रहे हो? उससे क्या होगा? डिमांड को गिरवाएगी, वो कम करवाएगी। कैसे करवाएगी सर? टैक्सेस बढ़ा देगी और एक्सपेंडिचर कम कर देगी। ये सब करेगी गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। ठीक है, और ज्यादा पढ़ाऊंगा जब लास्ट यूनिट पे आएंगे हम। चलो, तो सर बजट्स बनाती है सरकार। बजट में बहुत सारी चीजें होती है। सरप्लस बजट होता है, डेफिसिट बजट होता है। सरप्लस बजट कब होता है? नॉर्मली समझो, जिसने कभी बजट नहीं पढ़ा उन वो भी बच्चे बैठे हैं इधर नॉन इको वाले। तो देखो क्या होता है बजट में, क्या होती है? सरकार खर्चे करती है। खर्चे किसके बराबर हो? अगर रेवेन्यू के, तो इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड बजट। दोनों बैलेंस्ड है, जितनी कमाई हुई उतने ही खर्चे हैं सरकार के। लेकिन नॉर्मली ऐसा सर कई बार क्या होता है, अब सुनना, देश में रिसेशन चल रहा है तो ऐसा होगा क्या? नहीं, सरकार क्या करेगी? खर्चे बढ़ाएगी। अभी मैंने कहा था ना एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाएगी, तो खर्चे तो बढ़ाएगी और टैक्स कम करेगी, तो कमाई उसकी कम, खर्चे ज्यादा, तो घाटे में जाएगा बजट। डेफिसिट बजट बोलेंगे इसको। क्या बोलते हैं? तो बेटा डेफिनेटली अगले साल कैसा बजट बनाएगी सरकार? डेफिसिट बजट। खुद की कमाई को कम करेगी, टैक्सेस कम लगाएगी और खर्चे बढ़ाएगी, तो डेफिसिट बजट बनाएगी सरकार। तभी तो देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। डेवलपिंग इकोनॉमी है इंडिया, यहां पे डेफिसिट बजट ही बनाना चाहिए। तो सर सिंपल सी बात है, खर्चे को बढ़ाएगी और टैक्स को कम करेगी। तो सिंपल सी बात है, द एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम। तो सरकार की अगर कमाई कम है, खर्चे ज्यादा, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। समझ रहे हो? ऐसे ही सरप्लस बजट, मतलब बजट में पैसा बच रहा है सरकार के पास। कब बचेगा? जब खर्चे हो कम और कमाई हो। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा कब होता है? जब सरकार टैक्स लगाए आप पे ज्यादा, खर्चे करेगी कम। समझ रहे हो? तो टैक्स करेगी ज्यादा, टैक्स लगाएगी और खर्चे क्या कर देगी? कम कर देगी। तो आप अब बस सिंपल सी बात है। तो जब भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है, एक्सपेंशनरी कौन सा लगाएगी इनमें से? ये वाला। एक्सपेंशन कब होगा देश में? बताओ। जब टैक्स कम होएगा। अरे अरे बातें नहीं इधर, ओए। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी में सरकार कौन सा बजट बनाएगी? डेफिसिट बजट्स बनाती है। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि डेफिसिट बजट में क्या होता है? टैक्स कम लगाएगी और खर्चे बढ़ाएगी और चीजें ठीक हो जाएगी अपने आप, डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर क्या चल रहा है देश में? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में कौन सा बजट बनाएगी? वो वाला। टैक्स बढ़ा देगी तुम पे, खर्चे कम करेगी। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा। तो ये सब होते हैं भैया, बढ़ेंगे अपन इसके बाद। चलो, तो ये हो गया टॉपिक खत्म अपना। जो क्या बोलते हैं, दोनों टाइप, मतलब सारे फंक्शंस हो गए खत्म। अब यहां से एक अलग टाइप का एसएसटी टाइप टॉपिक चालू होगा कि कैसे हमारे देश में पावर्स बढ़ती हैं बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये टॉपिक आज एक्स्ट्रा क्लास है आपकी टेस्ट के बाद 2 से 3। तुम्हारा टेस्ट कितने बजे तक है? तुम्हारा 1 से 3 है। हाँ, तो दूसरे बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास है, उसमें पढ़ाऊंगा ये। तो फिर ये वाला आपको देख के आ जाना, उसमें वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये एक जो आज मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा, आज मैं इसको फिनिश कर दूंगा क्योंकि डबल क्लास चलानी पड़ेगी अपने को। समझ रहे हो? तो इस बात को समझना बेटा, बिना डबल क्लास के तो कैसे चलेगा? खत्म करना है ना जल्दी। देखो, तो आज ये मैं आप मान के चलो ये पूरा खत्म कर दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, हार्डली 1 आवर्स के अंदर अंदर ये इतना ही है भाई। और एसएसटी टाइप टॉपिक है। जीएसटी कब आया था? कब आया था जीएसटी? जुलाई 2015। 15 या 17? 17। नीति आयोग कब आया था? 15 या 17? 15। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था? ऐसा टॉपिक है बेटा। आर्टिकल से कैसे टैक्स बटेगा, सेंटर कितने टैक्सेस लेती है, जीएसटी कितने प्रकार का होता है? 3, सीजीएसटी, एसजीएसटी और फिर तो किसके हिस्से में कौन सा टैक्स होता है वो सारा पढ़ाऊंगा बस।
तो ये क्या है, ये टॉपिक 2 लेक्चर का नहीं होता, आज ही एक में खत्म कर देंगे तो ये यूनिट खत्म, कल सीधे बजट स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा। आप सब ग्रुप में ऐड हो रखे हो क्या? सब ग्रुप में ऐड हो रखे हैं? कौन कौन नहीं है अभी ग्रुप में ऐड? मेरा नंबर है आपके पास, पहले वाला लिख लो 8094252525। तो इसको मैं आपको दे दूंगा, तो ये भी आज फिनिश कर लेना, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा अपने को, समझ रहे हो? इस पूरी यूनिट में से कितने नंबर का आएगा? हार्डली 2 या 3, दैट्स इट। 4 यूनिट्स है ना? आ जाइए सर, आ जाइए सर, हो गई होगी। 4 यूनिट्स है तो 2.5 नंबर 2 नंबर का ही तो क्वेश्चन है। तो इसलिए इससे ज्यादा टाइम कितना लगाओगे आप इसमें यार? ऑलरेडी अपन ने कल 1 घंटा लगाया, आज 1 घंटा लगाया, आज एक और आगे खत्म करो। 3 नंबर 3 यूनिट 3 घंटे ऐसे करके, ठीक है? तो याद से बेटा, बाकी सबको तो पता है कि इधर देखना है, और आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा। पढ़ा हुआ भी पहले आप तो फटाफट कर लोगे।